Two identical non-relativistic particles move at right angle to each other, possessing de Broglie wavelengths lambda 1 and lambda 2. Then find the de Broglie wavelength of each particle in the frame of center of mass. तो यहाँ पे दो पार्टिकल है और दोनों राइट एंगल से चल रहा है। तो सपोज पहले का मोमेंटम P1 है और दूसरे का मोमेंटम P2 है, देन बाय de Broglie's रिलेशन lambda 1 is h upon P1 एंड lambda 2 is h upon P2। तो यहां से lambda 1 और lambda 2 का वैल्यू निकल गया। अब P1 को हम लोग लिख देंगे h by lambda 1 एंड P2 को लिख देंगे h by lambda 2। P1 और P2 का जो वैल्यू निकला है उससे हम लोग सबसे पहले अभी क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं इसको I x एक्सिस बोल देता हूं और इसको y एक्सिस बोल देता हूं तो VCM विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 को 2m लिख देता हूं क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो यहां से इसको 2m लिख देता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू जो आ जाएगा यहां से m1 v1 इज p1, m2 v2 इज p2, लेकिन हाँ p1 i कैप प्लस p2 j कैप डिवाइडेड बाय 2m, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम लोग को वेवलेंथ निकालना है दोनों का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो फर्स्ट पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल होगा p1 बाय m, क्योंकि p इक्वल टू mv होता है, तो p1 बाय m, तो p1 बाय m i कैप माइनस p1 i कैप प्लस p2 j कैप बाय 2m। मतलब यहां से हम लोग को मिलेगा p1 बाय, तो 1 बाय 2m को कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा p1 i कैप माइनस p2 j कैप। तो ये हो गया पहला पार्टिकल का वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहला पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस m को इधर लेके जाना है, mv मोमेंटम हो जाएगा फर्स्ट पार्टिकल का, सो वो बन जाएगा p1 i कैप माइनस p2 j कैप डिवाइडेड बाय 2। Similarly, what is the velocity of particle 2 with respect to center of mass? तो velocity of particle 2 with respect to center of mass will be equal to p2। अब देखो यहाँ पे p2 by m, मास तो सेम है, j कैप क्योंकि सेकेंड पार्टिकल j कैप के अलोंग चल रहा था, माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो सेम ही है, p1 i कैप प्लस p2 j कैप डिवाइडेड बाय 2m। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा P2 माइनस P1, तो P2 j कैप माइनस P1 j कैप डिवाइडेड बाय 2m। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बस m को यहां लेके जाना है, विल बी इक्वल टू P2 j कैप माइनस P1 i कैप डिवाइडेड बाय 2। मतलब एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट आ रहा है, इसका ऑपोजिट आ रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ P1 i कैप माइनस P2 j कैप डिवाइडेड बाय 2। एक बार मोमेंटम आ गया तो वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ दोनों का सेम ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो दोनों का वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 2h बाय अंडर रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। अब p1 और p2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो p1 इज h बाय लैम्डा 1, p2 इज h बाय लैम्डा 2, तो यहां से हम लोग को मिलेगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2h बाय अंडर रूट h बाय, मतलब h स्क्वायर बाय लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय लैम्डा 2 स्क्वायर, h भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 बाय लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा 2 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं इसको, या फिर
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं λ1 λ2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर multiplied by 2. Okay. In this question, it is given that assume that the de Broglie wave associated with an electron can form a standing wave between the atoms arranged in a one-dimensional array with nodes at each of the atomic sites. तो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि de Broglie wave associated with an electron form a standing wave between the atoms which is arranged in a one dimensional array. तो ये atoms arranged है, ठीक है, with nodes at each of the atomic site. तो ये अगर एटम है, ये दूसरा एटम है, तो दो एटम का जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन वेव का नोड है. तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे वेव के तरह ट्रीट करना है जिसका वेवलेंथ de Broglie वेवलेंथ है. ठीक है. Now it is found that one such standing wave is formed if the distance d between the atoms is 2 angstrom. तो ये अगर 2 एंगस्ट्रॉम है तो उस केस में यहां पे एक स्टैंडिंग वेव बनता है. अब स्टैंडिंग वेव बनने के लिए तुम्हें पता है कि लूप्स बनना पड़ेगा, ठीक है, और इंटीग्रल नंबर ऑफ लूप्स बनना पड़ेगा. ठीक है. तो सपोज करो यहां पे 2 एंगस्ट्रॉम वाले में n लूप्स बन गए और दो लूप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2. ठीक है. तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कि t इज इक्वल टू d जो टोटल लेंथ है इज इक्वल टू n λ/2, क्योंकि एक लूप का लेंथ अगर λ/2 है और मैं मान रहा हूं इसमें n लूप्स है तो टोटल लेंथ जो होगा वो होगा d एंड दैट इज इक्वल टू n λ/2. इसमें आगे बोल रहा है कि अ सिमिलर स्टैंडिंग वेव इज अगेन फॉर्म्ड इफ d इज इंक्रीज टू 2.5 एंगस्ट्रॉम. तो अब मैंने d का वैल्यू को बढ़ा के d डैश कर दिया, d डैश इज 2.5 एंगस्ट्रॉम बट नॉट फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ d. मतलब कि अगला स्टैंडिंग वेव तभी बनता है जब d डैश का वैल्यू 2.5 एंगस्ट्रॉम हो. इसका मतलब ये है कि d डैश जो है वो अगला स्टैंडिंग वेव बनाएगा, मतलब एक और लूप ऐड कर देगा. ठीक है. तो यहां से हमें d डैश का वैल्यू मिल गया. ठीक है, बट d डैश ऑलरेडी गिवन है. तो इन दोनों इक्वेशन के मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पूछा गया है कि find the energy of electron in electron volt and the least value of d for which the standing wave is possible. तो पहले हम लोग को यहाँ से n निकालना पड़ेगा. तो जैसे इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो d डैश बाई d है 2.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय n. तो यहां से हम लोग को मिलता है 2.5n इज इक्वल टू 2n प्लस 2 और यहां से 0.5n का वैल्यू आएगा 0.5n इज इक्वल टू 2, मतलब n का वैल्यू आ जाता है 4. तो n का वैल्यू 4 आया, इसका मतलब पहले केस में 4 लूप्स बने थे. अब अगर 4 लूप्स बने थे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ d. अगर मेरे को लीस्ट वैल्यू ऑफ d चाहिए, मतलब एक लूप for least value of d, for least value of d we need only one loop, है ना. अच्छा, अब n का वैल्यू 4 है तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा यहां से हम लोग निकाल सकते हैं. यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, d का वैल्यू है 2 और n का वैल्यू है 4 λ/2. तो यहां से लैम्डा का वैल्यू आ जाता है 1 एंगस्ट्रॉम. तो ये हमें वेवलेंथ मिल गया है 1 एंगस्ट्रॉम. और एक बार हमें वेवलेंथ मिल गया है तो लीस्ट वैल्यू ऑफ d कितना होगा, 1 लूप. और 1 लूप का मतलब क्या, λ/2. एक लूप का जो डिस्टेंस होता है दोनों नोड्स के बीच का, दैट इज λ/2. सो यहां से हम लोग को मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम. तो 0.5 एंगस्ट्रॉम जितना डिस्टेंस तो दो एटम के बीच में होना ही पड़ेगा, तभी कोई स्टैंडिंग वेव बनने का पॉसिबिलिटी है. और अब पूछा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम है इलेक्ट्रॉन का. तो वेवलेंथ से हम लोग क्या कर लेंगे कि लैम्डा जो हमें पता है होता है अंडर रूट 150 बाई वी एक इलेक्ट्रॉन के लिए. ठीक है. तो लैम्डा जो है और ये एंगस्ट्रॉम में ही होता है और हमारे पास वेवलेंथ ऑलरेडी पता है एंगस्ट्रॉम में ही.
तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा V का वैल्यू 150 वोल्ट। अब अगर V का वैल्यू 150 वोल्ट है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। A stationary He plus ion emitted a photon corresponding to the first line of Lyman series. तो यहाँ पे एक स्टेशनरी He प्लस आयन है और वो He प्लस आयन जो है वो फोटोन एमिट कर रहा है कॉरेस्पॉन्ड टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए 10.2 होता है, तो हीलियम के लिए मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 10.2 into 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द फोटोन लिबरेटेड अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो यहां से ये जो स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम है इसको स्ट्राइक कर रहा है। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और ये फोटोन जो निकल के आया लिबरेट हुआ ये हाइड्रोजन एटम को स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन एटम को स्ट्राइक कर रहा है, हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए वी नीड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बचा हुआ एनर्जी इसका है वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 40.8 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का वो मिल गया। अब इससे हम लोग को क्या करना है, हमें वेलोसिटी निकालना है। सो यू विल इक्वेट दिस टू हाफ mv स्क्वायर, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल -19 जूल लिखना है और उसके बाद इस m को 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg लिखना है। उससे वेलोसिटी मिल जाएगा 3.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। In this question, it is given that a gas of hydrogen-like atoms has some atoms in the lowest energy level A and some atoms in a particular upper excited energy level B, and there are no other atoms in any other energy level. तो सारे के सारे atoms या तो ground level पे है या कोई एक excited level पे है जो कि हमें अभी नहीं पता है. The atoms of the gas makes a transition to a higher energy level by absorbing 2.55 electron volt. तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करके वो कुछ पर्टिकुलर स्टेट, हायर स्टेट जो लेवल बी है उसको मैं n1 मान लेता हूं, से वो चला जाता है n2 तक। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द एटम्स एमिट रेडिएशन ऑफ ओनली 6 डिफरेंट फोटोन एनर्जीज। तो 6 एनर्जीज निकल रहा है, इसका मतलब n2 का वैल्यू तो 4 होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि n इंटू n-1/2 का वैल्यू अगर 6 है तो n का वैल्यू 4 होता है। 6 लाइन तभी निकल के आता है जब 4 से 1 का ट्रांजिशन हो रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि n2 का वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करके वो जा रहा है n1 से लेके 4 तक। ठीक है, अभी मुझे n1 नहीं पता, इनिशियली क्या स्टेट था अभी तक भी नहीं पता। ओके, लेकिन जो ये 6 लाइन एमिट कर रहा है तो वो कौन कौन सा लाइन होगा, वो 4 से 3 होगा, वो 4 से 2 होगा, वो 4 से 1 होगा, वो 3 से 2 होगा, वो 3 से 1 होगा और वो 2 से 1 होगा। ये 6 लाइन होगा। ठीक है, टोटल जब वो एमिट कर रहा है वो 6 लाइन होगा। अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ द एमिटेड फोटॉन्स, तो ये 6 में से कुछ एमिटेड फोटॉन्स ये सेम एनर्जी का है, ऑब्वियसली कोई ना कोई एक फोटोन तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का हो ही सकता है। अब n1 का वैल्यू तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, n1 कैन बी 2, 3, तो n1 2 या 3 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब 2 है या 3 है वो हम लोग को अभी इस इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। पहले तो हम लोग को ये दिखना है कि एब्जॉर्ब तो 2 से 4 या 3 से 4 है और एमिट इतना सारा है, तो उसमें बोल रहा है कि अगर 2 से 4 होता तो 4 से 2 भी है, इसीलिए बोल रहा है कि जो फोटॉन्स एमिट हो रहा है उसमें एक एनर्जी तो ये सेम ही है जो एब्जॉर्ब हुआ था, वो ऑब्वियस सा बात है। अगर 3 से 4 होता है, 3 से 4 होता है तो भी यहाँ 4 से 3 भी है। सिमिलरली 2 से 4 होता है एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ 4 से 2 एमिशन भी है, तो एक तो सेम होगा ही होगा। लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है, सम हैव एनर्जी मोर, तो इसमें कुछ तो है
जो कि इससे ज्यादा है। ऑब्वियसली 4 से 1 ज्यादा ही होगा 2 से 3 से, मतलब 2 से 4 से। 2 से 4 है, अगर यहाँ 4 से 1 है तो 4 से 1 का एमिटेड एनर्जी 2 से 4 का एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा है, तो 4 से 1 ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सम हैव एनर्जी मोर, तो ऑब्वियस है बात है, बट सम हैव एनर्जी लेस। अगर कुछ का एनर्जी कम है तो 2 से 4 अगर देखें और 3 से 4 देखें तो 3 से 4 का एनर्जी तो मिनिमम है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहां पे 3 से 4 होता तो एमिटेड में एक भी वेवलेंथ इससे छोटा तो नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी किसी एमिटेड एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से छोटा भी होना चाहिए। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है और वो है n1 इज इक्वल टू 2, सो n1 हैज टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो मेरे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल गया इसका और वो है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है रिडबर्ग इक्वेशन से, या हम लोग डायरेक्टली एनर्जी डिफरेंस भी लिख सकते हैं, 13.6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, और यहां से ये जो एनर्जी का वैल्यू दिया है ये 2.55 दिया है। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हमें जेड का वैल्यू मिल जाएगा 1, और एक बार हमें जेड का वैल्यू मिल गया, एक बार हमें जेड का वैल्यू मिल गया तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज पूछा गया है और वो है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जीज ऑफ द एमिटेड फोटोन। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो होगा 4 से 1, और जो मिनिमम एनर्जी है वो होगा 4 से 3। अब 4 से 1 का जो एनर्जी है तो E4 माइनस E1 करेंगे, तो E4 माइनस E1 हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/16, ठीक है। इससे जो आंसर आएगा वो होगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और 4 से 3 मतलब 13.6 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/9 माइनस 1/16, ठीक है। और इससे जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, ठीक है। In this question, it is given that a monochromatic light source of frequency nu illuminates a metallic surface and ejects photoelectrons. तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया है न्यू, एंड इट illuminates a metallic surface and it ejects a photoelectron. The photoelectrons having maximum energy are just able to ionize hydrogen atom in the ground state. इसका मतलब कि के मैक्स का जो वैल्यू है, के मैक्स का जो वैल्यू है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो आयोनाइज कर पा रहा है हाइड्रोजन एटम को। अब अगर वो आयोनाइज कर पा रहा है हाइड्रोजन एटम को तो इसका मतलब के मैक्स का वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्योंकि आयोनाइज करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। नाउ व्हेन द होल एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद अ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ 5 न्यू बाय 6, तो ये पहला के मैक्स है, और दूसरा के मैक्स जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है कि इस बार जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जब फ्रीक्वेंसी 5 न्यू बाय 6 कर दिया, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स so ejected are able to excite the hydrogen atom beam which then emits a radiation of wavelength 1 to 15 angstrom. Okay, अब 121.5 नैनोमीटर का जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वापस डी एक्साइट होने पे, वो तब होता है जब वेवलेंथ 121.5 नैनोमीटर से, एक चीज तो दिमाग में आना चाहिए कि ये लाइमन सीरीज है, ठीक है, ये लाइमन सीरीज है। और यहाँ पे अगर हम लोग रिडबर्ग इक्वेशन लगा दे 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो इससे अगर जब ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये n का वैल्यू आ जाता है 2, मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का वेवलेंथ है।
ठीक है, वैसे अगर आप लोग वेवलेंथ को याद कर ले तो भी बहुत मदद हो जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम जहां जहां इन्वॉल्व है वहां वेवलेंथ का वैल्यू सेम ही आने वाला है। तो अगर उसको याद कर ले तो क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें पता चल जाता कि ये वेवलेंथ जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का है। ओके, तो ये एक बार मुझे वेवलेंथ मिल गया तो इससे मुझे एनर्जी भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्दो ये चीज नहीं चाहिए था क्योंकि हमें सिर्फ एनर्जी की वैल्यू चाहिए, तो एनर्जी जो है वो hc बाय लैम्डा से मिल जाएगा एंड दैट इज hc बाय 121.5 नैनोमीटर, और इससे जो he का वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। मतलब कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन को मिला है। ठीक है, मैक्सिमम क्यों मिला है, क्योंकि ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम, तो एक्साइट करने के लिए मिनिमम एनर्जी इतना चाहिए, और यहाँ पे ये जो वेवलेंथ दिया है इसके अकॉर्डिंग वो 1 से 2 ही एक्साइट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें के मैक्स 1 मिल गया, के मैक्स 2 मिल गया। अब तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन का है। E इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स, एंड E का वैल्यू जो है वो हमें दिया है पहले केस में h न्यू, तो h न्यू विल बी इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स, और h 5 न्यू बाय 6 इज इक्वल टू 5 प्लस न्यू के ई मैक्स इज 10.2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी और द वर्क फंक्शन पूछा गया। अब ये दो सिंपल इक्वेशन है 1 और 2, इन दोनों सिंपल इक्वेशन से हम लोग पहले इसको अगर माइनस कर दे 1 और 2 को तो ये मिल जाएगा h न्यू बाय 6 इज इक्वल टू 3.4, तो यहां से h न्यू का वैल्यू मिल जाएगा और इससे h का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले तो मैं h न्यू का वैल्यू निकाल लेता हूं, और ये हो जाएगा 18 और यहां से 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार h न्यू का वैल्यू आ गया तो पहले फाई का वैल्यू कितना होगा वो देख लेते हैं। फाई का वैल्यू हो जाएगा 20.4 माइनस 13.6, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक बार आ गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे h का वैल्यू पुट करेंगे। h का वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। जैसे ही मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी मिल जाएगा। In this question, it is given that an energy of 68 electron volt is required to excite a hydrogen-like atom from its second Bohr orbit to the third. तो 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो रिक्वायर्ड है टू एक्साइट अ हाइड्रोजन लाइक एटम फ्रॉम सेकेंड बोर ऑर्बिट टू थर्ड। ठीक है, अब हमें पता है कि एनर्जी जो होता है वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है, तो हम लोग लिख लेंगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 68। ठीक है, ऑल्दो अगर हमें ये वैल्यू याद है 2 से 3 का जो वैल्यू होता है हाइड्रोजन के लिए 1.89 होता है, तो ये जो वैल्यू आएगा ये 1.89 होगा। ठीक है, सारे वैल्यूज अगर याद हो तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो यहां से इंटू जेड स्क्वायर का वैल्यू आएगा 68, यहां से जेड का वैल्यू आएगा 36, और एक बार जेड का वैल्यू आ गया तो यहां से सॉरी जेड स्क्वायर का, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड हमने निकाल लिया। देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट and the wavelength of the electromagnetic radiation required to eject the electron from the first Bohr orbit to infinity। अब ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है फर्स्ट ऑर्बिट का या कोई भी ऑर्बिट का। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का पूछ रहा है, तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद अगला में जो पूछ रहा है वो है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू इंफिनिटी।
तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट से इंफिनिटी अगर हमें जाना है तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एनर्जी हमें पता है -13.6 है, और इंफिनिटी का भी एनर्जी हमें पता है और वो है 0। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 13.6। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज 13.6। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज 13.6, और एक बार एनर्जी मिल गया तो वेवलेंथ होता है hc बाय लैम्डा, सॉरी ई, एंड दैट इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 13.6। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नैनोमीटर में आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, मैं लिख रहा हूं 91 नैनोमीटर आएगा। ठीक है, in this question it is given that the simplified picture of electron energy levels in a certain atom is shown in the figure. The atom is bombarded with high energy electrons. तो एटम को bombard किया है with high energy electrons. Due to one of these electron, a k shell electron is removed. k shell electron को remove कर दिया है एक इलेक्ट्रॉन ने. The vacancy of K shell is filled by an electron from the L shell. तो यहां से ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है, with a certain amount of energy being released during the transition. तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो वो स्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, द एनर्जी रिलीज में अपीयर एज एन एक्सरे। जो एनर्जी आ रहा है वो फोटोन में कन्वर्ट हो रहा है, और वो फोटोन जो है एक्सरे है। ठीक है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। द एनर्जी में अपीयर एज एक्सरे, तो वो या तो एक्सरे बन सकता है और मे ऑल बी यूज्ड टू इजेक्ट एन m लेवल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो वही एनर्जी या तो इस m लेवल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में भी काम आ सकता है। ठीक है, then find the minimum potential difference through which an electron must be accelerated from rest to cause the ejection of k shell electron from the atom. ठीक है, अब के शेल इलेक्ट्रॉन को अगर इजेक्ट करना है तो मिनिमम इतना एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन का होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी इक्वल टू 3 into 10 raised to the power -15 जूल। एंड हमें पता है कि E क्या होता है, QV, है ना। तो वोल्टेज का वैल्यू आ जाएगा 3 into 10 raised to the power -15 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to power -19 वोल्ट, और ये जो वैल्यू आएगा 1.875 into 10 raised to the power 4 वोल्ट। ठीक है, मतलब 18.75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पहला पार्ट का आंसर है। दूसरा, द एनर्जी रिलीज्ड when L level electron moves to fill the vacancy in the K level. तो यहां पे पूछ रहा है the energy released when L level electron moves to fill the vacancy in the K level. तो ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो जो ट्रांजिशन होगा तो उसमें कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स। एनर्जी डिफरेंस अगर हम लोग यहां से देखें तो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है 3 into 10 raised to the power -16। अगर कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा 10-1, मतलब 27 into 10 raised to the power -16 जूल। इतना हम लोगों को मिल रहा है एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, अब व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे एमिटेड। अब अगर हमें वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा जो होगा वो हो जाएगा hc बाय एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 27 into 10 raised to power -16। इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है हमें पता है, लेकिन इतना जूल कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 into 10 raised to the power -19 से। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा व्हाट इज द वेवलेंथ, और वो आ जाएगा 0.073 नैनोमीटर। ये अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं। ओके, उसके बाद अगला है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द m लेवल। तो यहां पे सेकेंड केस में बोल रहा है कि या तो ये जो एनर्जी निकल के आया है, ये एनर्जी जो है वो खर्च होता है
इस m शेल के लेवल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। अब m लेवल के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वैल्यू दिया हुआ है -3 × 10⁻⁻17। तो इसका मतलब है जो यहां से एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको भी लिख सकते हैं। एनर्जी रिलीज्ड, फिर से लिख रहा हूं, एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू 270 इंटू 10⁻⁻17 जूल, क्योंकि ये वो पावर 17 में, इसलिए इसको भी ऐसे ही कर दिया। और एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट कितना होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट m लेवल इलेक्ट्रॉन वो सिर्फ 3 इंटू 10⁻⁻17 है। ठीक है, तो बचा हुआ एनर्जी विल कन्वर्ट टू, इसमें से इतना तो इसको m लेवल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाएगा, और जो बचा हुआ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम m shell is equal to 267 into 10⁻⁻17 जूल, या ऐसे लिख देंगे 2.67 into 10⁻⁻15 joule. In this question, it is given that a neutron of kinetic energy 65 electron volt collides inelastically with a singly ionized helium atom at rest. It is scattered at an angle of 90 degree with respect to its original direction. Then find the allowed values of the energy of the neutron and that of the atom after collision. If the atom gets de-excited subsequently by emitting radiation, then find the frequencies of the emitted radiation. Okay, so what they are saying is, this is a neutron having a kinetic energy of 65 electron volt, and it collides inelastically with a singly ionized helium atom which is at rest and at ground state. Okay, after the collision, the न्यूट्रॉन इज स्कैटर्ड एट 90 डिग्री। तो न्यूट्रॉन जो है वो 90 डिग्री पे स्कैटर होके यहां से निकल गया। ठीक है, तो हीलियम को कहीं यहां जाना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर मोमेंटम कंजर्वेशन। सपोज ये काइनेटिक एनर्जी को मैं के से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और के का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे 65। इसको मैं K1 बोल देता हूं और इसको मैं K2 बोल देता हूं। ये हीलियम का काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर द कोलिजन, और यहां से ये एंगल को थीटा बोल देते हैं। तो बाय कंजर्विंग मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे, देन यू विल गेट √2mk। अगर इसका मास m है तो इसका मास 4m होगा। ठीक है, यहां गिवन भी है क्वेश्चन में। बाकी न्यूट्रॉन का मास 1/4 ऑफ मास ऑफ हीलियम होता ही है। तो √2mk इज इक्वल टू, इसका तो x में कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ इसका कंपोनेंट लिखना है। तो ये हम लोग लिख देंगे √2 × 4mk2 × cos थीटा। अब जैसे ही हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, हमें मिलेगा 2mk इज इक्वल टू 8mk2 cos स्क्वायर थीटा। यहां से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा k/4k2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो y डायरेक्शन में यहां से इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। मतलब कि मोमेंटम का ये y कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तब नेट मोमेंटम 0 होगा। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे √2mk1 इज इक्वल टू √2 × 4mk2 साइन थीटा। फिर से इसको स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2mk1 डिवाइडेड बाय 8mk2। m कैंसल, मतलब k1/4k2। अब जैसे ही दोनों को ऐड कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो यहां से हम लोग को एक रिलेशन मिलेगा k + k1, इसको 1 बोल रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं। तो k + k1 इज इक्वल टू 4k2। ये हो गया एक इंपॉर्टेंट रिलेशन।
अब हम लोग को क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे कोलिजन को अगर ध्यान से देखें तो ये कोलिजन इनइलास्टिक है, लेकिन कौन सा स्टेट ट्रांजिशन हो रहा है ये अभी तक नहीं बताया, तो बस इतना पता है कोलिजन इनइलास्टिक है। ठीक है, ओके। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें हम लोग केस 1 लिखते हैं। केस 1, सपोज He plus is excited up to n equal to 1 to n equal to 2, तो एक्साइट हुआ है 1 से 2 तक। ठीक है, अब अगर एक्साइट हुआ है 1 से 2 तक तो एनर्जी जो होगा वो होगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगा ये 10.2 होता है ये वाला वैल्यू, और ये मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहां से एक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो अगर फर्स्ट में एक्साइट हुआ है, फर्स्ट से सेकंड में एक्साइट हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था वो एनर्जी कंजर्व्ड है, इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी था फाइनली K1 मिला, K2 मिला और ये भी मिला। ठीक है, तो इन दोनों से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ K का वैल्यू है 65 माइनस 40.8 इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 4। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, क्योंकि यहाँ पे K का वैल्यू 65 है। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4 वी गेट K1 is equal to 6.36 and K2 is equal to 17.84। ठीक है, अब हम लोग केस 2 देखेंगे, तो ये एक अलाउड वैल्यूज हमें मिल गया, 6.36 हो गया न्यूट्रॉन का और ये हो गया हीलियम का। ठीक है, अब अगर हम लोग केस 2 देखेंगे तो केस 2 में एक्साइट अप टू n इज इक्वल टू 3, तो 1 से 3 तक अगर एक्साइट होता है तो जो एनर्जी आएगा K इज इक्वल जो एनर्जी आएगा वन एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो दैट इज 4 इंटू 1 माइनस 1/9 एंड दैट विल बी इक्वल टू, तो ये वाला जो वैल्यू होता है ये होता है 12.09 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यहां से आएगा 48.36। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग के पास एनर्जी 48.36 केस 2 का। तो फिर से जो हम लोग का इक्वेशन बनेगा इस बार एनर्जी कंजर्वेशन का, वो बनेगा K जो कि 65 है इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस 48.36। ठीक है, तो यहां से हम लोग जब सॉल्व करेंगे अगेन दिस बिकम्स इक्वेशन 5। सो फ्रॉम 3 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5, ये 3 इक्वेशन था जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिलेशन बना था। ठीक है, और यहाँ पे ये केस 1 में एनर्जी कंजर्वेशन किया था, अब केस 2 में एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो इससे हम लोग को K1 का वैल्यू मिलेगा 0.328, तो यहां से K1 का वैल्यू आएगा 0.328 और या 0.312 और K2 का वैल्यू आएगा 16.328 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब केस 3 में हम लोग n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 तक एक्साइट करेंगे, लेकिन जब हम लोग वो करेंगे तो K1 और K2 का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब अलाउड वैल्यूज क्या क्या है, अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है, पहला केस से आया था 6.36 और दूसरे केस से आया 0.312। दूसरे केस से अलाउड वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम जो कि आया था पहले केस में 17.84 और दूसरे केस में 16.328, 17.84 एंड
16.328 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया अलाउड वैल्यूज। अब बी पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें पूछ रहा है इफ द एटम गेट्स डी एक्साइटेड सब्सिक्वेंटली by emitting radiation then find the frequencies of the emitted radiation। तो यहां पे हम लोग के पास 3 से 1 डी एक्साइट हो सकता है, तो 3 रेडिएशंस मिलेगा या 3 वेवलेंथ्स मिलेगा या 3 फ्रीक्वेंसीज मिलेगा। पहला होगा 3 से 2 वाला, फिर 2 से 1 वाला और डायरेक्टली 3 से 1 वाला, तो 3 फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तीनों का हम लोग अगर एनर्जी डिफरेंस लिखें तो 3 से 2 में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है 1.89 इंटू जेड स्क्वायर। जेड का वैल्यू है 4। ठीक है, ये 1.89 कैसे आया? बिकॉज दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए 1.89 होता है। ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस लेके देख सकते हैं। और ये वाला हो जाएगा 10.2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और ये वाला हो जाएगा 12.09 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, फिर इसको हम लोग HF से इक्वेट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू HF, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू HF, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू HF। ठीक है, तो और H का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो यहां से हम लोग को F का वैल्यू मिल जाएगा। सो ये फ्रीक्वेंसी आएगा 18.23 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आएगा 9.846 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। और ये फ्रीक्वेंसी आएगा 11.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये हो गया बी पार्ट का आंसर। A beam of ultraviolet light of wavelength 100 nanometer to 200 nanometer, मतलब एक रेंज दिया है, is passed through a box filled with hydrogen gas in ground state। तो ये हाइड्रोजन गैस इस कंटेनर में है और यहां से एक लाइट पास हो रहा है जिसका वेवलेंथ रेंज 100 से 200 नैनोमीटर के बीच का है। द लाइट कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो यहां से जो लाइट निकल के आ रहा है is split into two beams A and B. A contains unabsorbed light from the incident light and B contains emitted light by the hydrogen atom। तो मतलब यहां से क्या है, ये जो यहां पे जो है वो अनएब्जॉर्ब्ड लाइट है और यहां पे जो है वो एब्जॉर्ब्ड लाइट है। मतलब क्योंकि जो एब्जॉर्ब कर लिया था ये हाइड्रोजन गैस वही वो एमिट करेगा, तो वो जो एमिट करेगा वो, इसीलिए मैंने इसको एब्जॉर्ब लाइट लिख दिया। एमिटेड लाइट है बट ये जो एब्जॉर्ब किया था वही लाइट को वापस एमिट कर रहा है। ठीक है, तो अनएब्जॉर्ब लाइट में ये वाला मिसिंग है और इसमें यहां से कुछ मिसिंग है। ठीक है, अब देखते हैं द बीम ए। पहले ये कौन सा बीम है? द लाइट कमिंग आउट द बॉक्स इज स्प्लिट इनटू टू बीम्स। बीम ए, ये बीम ए है और ये बीम बी है। द बीम ए इज इंसिडेंट ऑन द एमिटर इन अ फोटोइलेक्ट्रिक ट्यूब। तो बीम ए को हम लोगों ने इंसिडेंट कराया। द स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट निकला। देन फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द एमिटर। फिर द सेकेंड केस में द बीम बी इज इंसिडेंट ऑन द सेम एमिटर, then find the stopping potential in this case। You can assume that the transition to higher energy states are not permitted from the excited states। ठीक है, मतलब कि 2 से 3 नहीं जाएगा, यहाँ पे जो भी होगा वो 1 से ही स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग मानना है पहले इनिशियली सारा गैस जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, तो अब हमें पता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में एनर्जी और वेवलेंथ का वैल्यूज मैं लिख देता हूं। वो एनर्जी डिफरेंस से आता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4। ठीक है, अगर आप लोग एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे। तो द एनर्जी डिफरेंस 1 और 2 का जो होता है वो होता है 10.2 और जो वेवलेंथ होता है 1240 डिवाइडेड बाय 10.2 से आ जाएगा। तो 1240 डिवाइडेड बाय ई लिख देता हूं इन जनरल और वो आएगा 121.5 नैनोमीटर। दूसरा है 12.09 मतलब 1 से 3, ये हो गया 1 से 2, ये हो गया 1 से 3, ये हो गया 1 से 4, ये हो गया 1 से 5, ये हो गया 1 से 6। यहां से आएगा 10
12.09 और ये वेवलेंथ आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं 102 नैनोमीटर। फिर ये होगा 12.75 और ये वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली 97.5 नैनोमीटर। और यहां से 13.03 और ये वैल्यू होगा 95 नैनोमीटर। ठीक है, इसको डायरेक्ट लास्ट लाइन ही लिख देता हूं, 1 से इंफिनिटी होगा 13.6, ये हो जाएगा 91 नैनोमीटर। अब इसमें 100 से 200 नैनोमीटर के रेंज का है, इसका मतलब ये वाला दोनों लाइन ही पॉसिबल है। ओनली दिस टू लाइन्स आर पॉसिबल। वाई ओनली दीज टू लाइन्स आर पॉसिबल? बिकॉज ये सारे वेवलेंथ जो है इस रेंज में नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका मतलब अनएब्जॉर्ब लाइट में दो वेवलेंथ होगा, एक होगा 102 नैनोमीटर का और दूसरा होगा 121.5 नैनोमीटर का। ठीक है, और यहां पे कौन कौन सा वेवलेंथ होगा अब वो देखते हैं। अब एमिट जब होता है तो 3 लाइन निकलेगा, तो यहां पे जब 3 से 1 एमिट होता है तो यहाँ पे 3 लाइन निकलेगा, और वो 3 लाइन कौन कौन सा होगा? वो 3 लाइन होगा 3 से 2, 2 से 1 और डायरेक्टली 3 से 1। अब 2 से 1 का तो हमने देख लिया है, 121.5 नैनोमीटर है। ठीक है, तो ये वाला तो यहाँ पे ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। और यहाँ पे ये 121.5 नैनोमीटर जो है ये प्रेजेंट है। फिर 3 से 1 वाला 102 नैनोमीटर यहाँ पे प्रेजेंट है, और 3 से 2 वाला ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज होता है 656 नैनोमीटर, ये प्रेजेंट है। तो इसमें 3 वेवलेंथ प्रेजेंट है और इसमें 2 वेवलेंथ मिसिंग है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये पहले हमने अनएब्जॉर्ब्ड लाइट को हमने क्या किया है, हमने एक मेटल प्लेट पे इंसिडेंट किया है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट आया है। अब क्योंकि इसमें तो मिक्सचर है फ्रीक्वेंसीज का, हम लोगों को मैक्सिमम एनर्जी लेना पड़ेगा। अब मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ से आएगा। ठीक है, तो बीम ए में मैक्सिमम एनर्जी जो होगा, बीम ए में जो मैक्सिमम एनर्जी होगा वो होगा 100 नैनोमीटर का, तो वो हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उससे जो Ke मैक्स आने वाला है, Ke मैक्स जो आने वाला है वो आएगा E माइनस पाई, दिस इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, और वो हम लोग को मिलेगा 12.4, सॉरी Ke मैक्स, हाँ ठीक है 12। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं Ke मैक्स का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E का वैल्यू है 12.4, तो इससे हम लोग को वर्क फंक्शन मिल जाएगा एमीटर का या प्लेट का। तो वर्क फंक्शन कितना आएगा? 12.4 माइनस 5। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वर्क फंक्शन आ गया। अब एक बार जो हमारे पास वर्क फंक्शन आ गया, अब बीम बी को सेम प्लेट पे इंसिडेंट कराना है। अब बीम बी में ये मैक्सिमम एनर्जी है, तो बीम बी का जो एनर्जी है वो 12.09 मैक्सिमम एनर्जी है। तो बीम बी में मैक्सिमम एनर्जी जो है वो 3 से 1 वाला लाइन है, तो बीम बी में जो मैक्सिमम एनर्जी है वो है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, तो उससे हम लोग को क्या निकालना है? वर्क फंक्शन निकालना है, सॉरी Ke मैक्स निकालना है। तो Ke मैक्स जो होता है वो होगा E माइनस 5, हमने पहले से निकाला है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12.09 माइनस 7.4। ठीक है, तो इससे जो हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 4.69 वोल्ट। ठीक है, तो हमें यही पूछा था, वर्क फंक्शन निकालना है मीटर का और स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है जब बीम बी जो है वो इंसिडेंट होगा। If you like my video, do hit the like button and share my work with your friends, your juniors, your seniors, and any other student who is preparing for JEE, NEET, and any other competitive exam. Also, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get notified whenever I upload my next video.